कोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने शुरू की है और छत्तीसगढ़ के समाचारों को हम बारी बारी से जान भी रहे हैं। इसी कड़ी में तारीख 9 से लेकर तारीख 11 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के समाचारों को जानेंगे। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब चलाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं। पहले एक पंक्ति वाले समाचारों को देखते हैं, वन लाइनर से। कुछ वन लाइनर्स है, उसके बाद कुछ डिटेल भी है। प्रशांत रघुवंशी का नाम है, वो आप याद रख सकते हैं। इन्हें कैनो पोलो चैंपियनशिप में भारतीय ऑफिशियल नियुक्त किया गया है। ये हमारे यहाँ कैनो पोलो चैंपियनशिप में महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय टीम जो हमारी जा रही है कैनो पोलो चैंपियनशिप खेलने, उसमें भारतीय दल का हिस्सा भी बनाए गए हैं ऑफिशियल के रूप में, यानी कि खिलाड़ी के रूप में नहीं जा रहे हैं बल्कि सदस्य दल जो है उसमें जा रहे हैं। नक्सली नेता बसवराजू, इसको नक्सल संगठन का नया महासचिव बनाया गया है, ये एक चर्चा रही, इसको भी ध्यान दे सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो है ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। राजेश कुमार श्रीवास्तव, ये न्यूज आने की काफी संभावना है। राजेश कुमार श्रीवास्तव जो है, इन्हें औद्योगिक न्यायालय के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे यहाँ औद्योगिक न्यायालय जो है वो रायपुर और बिलासपुर दो जगह संचालित होता है। इंडस्ट्रियल फर्म से जुड़े हुए विवादों के शीघ्र निपटारे को लेकर ये चलाया जाता है और इसके न्यायालय में क्रमशः रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह सिटिंग करेंगे, दोनों जगह बैठेंगे राजेश कुमार श्रीवास्तव जी अल्टरनेटिव डेज में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर राज्य की पहली बिल्डिंग बन रही है रायपुर मार्केट प्लेस नाम से। रायपुर मार्केट प्लेस वो पहली बिल्डिंग होगी जहां पूरी तरह से एक तो सौर ऊर्जा संचालित किया जाएगा, दूसरा यहाँ कचरे का निपटान करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया जा रहा है। तो अपने किस्म की नई और अनोखी किस्म की बिल्डिंग होगी। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर राज्य की पहली बिल्डिंग रायपुर मार्केट प्लेस ट्रिपल पी मॉडल पे बना रहे हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र का भी इसमें योगदान होगा। कचरे का प्रोसेसिंग भी हो सकेगा और विद्युत निर्माण के लिए भी हम जो है ऐसे साधनों का प्रयोग करेंगे जो कि एनर्जी एफिशिएंट होंगे। इसके बाद अगला है बस्तर इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, मैं इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। बहरहाल बस्तर इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 11 सितंबर 2025 को आयोजित हो रही है जगदलपुर में और मुख्यमंत्री महोदय इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। उद्देश्य साफ है, बस्तर में जैसे जैसे टेररिज्म समाप्त हो रहा है, माओवाद समाप्त हो रहा है, तो वहां आप उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं, वहां आप निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। बस इसी इरादे से बस्तर इन्वेस्टर कॉन्क्लेव बुलाया जा रहा है। बड़े बड़े देश इस तरह का कॉन्क्लेव बुलाते हैं, चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो, उसी तर्ज पर हम भी यहाँ पर बुला रहे हैं। आइए अगले आते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे जरूर याद रखें। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज, रूरल गार्बेज कैफे, जहां आप गार्बेज लाइए बदले में आपको खाना मिलेगा, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग अंबिकापुर में शुरू किए थे, सरगुजा जिला। ग्रामीण वाला शुरू हो रहा है कहाँ, मैन पार्ट में, और वो भी सरगुजा जिला ही, तो दोनों सरगुजा जिला। और बड़ी बात क्या है, भारत का पहला है, देश में पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, वो है आपके लिए मैन पार्ट सरगुजा, और इससे पहले शहरी भी अंबिकापुर में खुला था, वो भी सरगुजा जिला है। फिर मध्य प्रदेश से हम एक बाघ और 5 बाघिन लाने का प्रयास कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, अगर आंकड़ों में कुछ हो रहा होगा। बेसिकली आप याद रख सकते हैं 6 बाघ अपन जो है वो मध्य प्रदेश से डील करने वाले हैं। कान्हा नेशनल पार्क से हम लाएंगे यहाँ पे 3 ठो, और उसको उदंती सीता नदी में अपन ड्रॉप करेंगे, और इसी तरह बांधवगढ़ से हम ला रहे हैं 3 और उसको रखेंगे तमोर पिंगला वाले क्षेत्र में। तो ये आपके लिए डाटा आया है, 6 बाघ टोटल आयात करेंगे हम मध्य प्रदेश से। फिर एक पहल है मोर गांव मोर पानी अभियान। ये जो मोर गांव मोर पानी अभियान है, इसको साल 2022 में 22 मार्च के दिन शुरू किया गया था, जो जल दिवस मनाते हैं, और उसके पहल को सबसे बेहतर रूप से एग्जीक्यूट किया किसने, राजनांदगांव में। ये पहल जो है राजनांदगांव ने, जो वर्षा जल संचय को लेकर के उसमें सबसे बेहतर काम करके दिखाया पूरे देश में। पूरे देश में पहला स्थान है वर्षा जल का संचय करने और ग्राउंड वाटर के स्तर को बढ़ाने को लेकर किए गए कार्यों। तो राजनांदगांव पूरे देश में पहले स्थान पर, और राजनांदगांव ने जो मुहिम चलाई मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत, वो बड़ी कामयाब है। अन्य राज्य भी अब इसको एडॉप्ट करेंगे, ऐसा भी समाचार बना हुआ है। फिर पामेड़, यहाँ सीआरपीएफ का नया बेस कैंप बनाने की घोषणा कर दी गई।
मुख्यमंत्री महोदय इसको अनाउंस कर दिए हैं। 400 एकड़ में जंगल वॉरफेयर कॉलेज भी यहाँ बनेगा। इससे पहले कांकेर में हम जंगल वॉरफेयर कॉलेज बनाए थे, अब 400 एकड़ में जंगल वॉरफेयर कॉलेज पामेड़ बीजापुर जिले में पड़ता है, अभ्यारण्य क्षेत्र। तो वो ही एक पेज था कि अभ्यारण्य क्षेत्र में बनाया नहीं बनाया, पर अब मंजूरी मिल गई है। सीआरपीएफ का बेस कैंप क्यों ये सब कर रहे हैं तो आपको पता ही है, क्योंकि अगले साल मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है, उसको लेकर कार्य कर रहे हैं। आइए अब आते हैं थोड़ा डिटेल समाचारों पे। तो ये क्या कहते हैं, पहला बागवानी और अनुसंधान, बागवानी और क्षेत्र में अनुसंधान के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, ये किया गया है। अभी क्या है, किनके बीच किया गया, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय जो दुर्ग जिले में है, और प्री यूनिक एशिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दो संस्थाएं आपस में डील की हैं कि हार्टिकल्चर यानी बागवानी के क्षेत्र में साथ मिलकर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे। किन क्षेत्रों में वो काम होगा, पॉम ट्री की खेती जिससे पॉम ऑयल निकाला जाता है, नर्सरी की स्थापना, लोकल नर्सरी संख्या बढ़ाई जाए, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट किस क्षेत्र में, हार्टिकल्चर क्षेत्र में, इसको लेकर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये भी मन में सवाल हो सकता है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव कौन है, RL खरे हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। आइए अगले न्यूज पर आते हैं। अगला क्या कहता है, मनरेगा में डिजिटल क्रांति लाने का प्रयास किया जाएगा। तो मनरेगा में डिजिटल क्रांति ला रहे हैं, और ये डिजिटल क्रांति बहुत सिंपल है, आपके फोन के जरिए आती है। मनरेगा आप सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और इसको करने के लिए खूब सारा फंड आता है और उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती है। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि मैं खुद जान पाऊं कि कितना काम हुआ है, कितना पैसा आया है। तो मनरेगा के तहत होने वाले सभी कार्यों की जानकारी देता हुआ एक QR कोड लगाया जाएगा। आप अपने मोबाइल में उस QR कोड को स्कैन करेंगे, आपको उस कार्य का नाम, उसमें कितना फंड आया, जारी करने वाली संस्था, कब तक निर्माण का लक्ष्य है, अब तक इसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, ये आपको उसी जगह प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो तकनीक है वो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो अपना रहा है मनरेगा में डिजिटल क्रांति लाने के लिए। सभी ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा QR कोड का प्रयोग करेगा। इसको नहीं स्कैन करना है ना, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सिंबल है। मनरेगा के कार्यों का स्कैन करिएगा, एक स्कैन पर पूरी डिटेल। इसके अलावा GIS तकनीक भी प्रयोग कर रहे हैं, जहां पे काम हो रहा है उस जगह की पूरी सैटेलाइट मैपिंग रहेगी, कार्य की प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर भी मॉनिटर की जा सकेगी। उसके लिए GIS तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए एक पोर्टल है, ये भी आप याद रख सकते हैं, मनरेगा के कार्यों के जानकारी के लिए युक्ति धारा नाम का पोर्टल यूज किया जाता है। पूछ सकता है युक्ति धारा पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो युक्ति धारा पोर्टल मनरेगा के कार्यों के GIS तकनीक संबंधी कार्यों की जानकारी के लिए। आई होप अपडेट हो गए। सभी ग्राम पंचायतों में QR कोड लगेगा। आगे देखते हैं, कार्टून फेस्टिवल 12 सितंबर को, आज जब ये न्यूज सुन रहे होंगे, यह आयोजित हो रहा है। एक पत्रिका है, भारत की इकलौती पत्रिका है जो सालों से सिर्फ कार्टून पर आधारित अपने लेख प्रकाशित करती है। उसका नाम है कार्टून वॉच, एकमात्र पत्रिका जो कार्टून लेख प्रकाशित करती है पूरी तरह से। उसका आयोजन, ये 30वें क्रम का आयोजन, 30 साल पूरे कर रही है पत्रिका अपने, रायपुर में हो रहा है। देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका, जैसे कि मैं बताया, हर साल एक दिवसीय एक आयोजन करती है। इस बार कश्मीर के कार्टूनिस्ट हैं मनोज चोपड़ा जी, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो है प्रदान करेंगे। हर बार ये फेस्ट जो होता है उसमें मुख्यमंत्री महोदय पहुंचते हैं और खुद एक कार्टून ड्रॉ करके इसका औपचारिक शुरुआत करते हैं। तो इस बार हमारे विष्णुदेव साय जी देखें क्या कार्टून बनाते हैं। बहरहाल यहाँ एक कार्टून बना हुआ है, आप इस कार्टून से परिचित हैं क्या? क्या कहते हैं इन्हें, पता है आपको? ये है द कॉमन मैन। द कॉमन मैन भारत के कार्टून के शुरुआती चेहरों में से माना जाता है। मालगुडी डेज देखते थे आप लोग? मालगुडी डेज में R.K. नारायणन की कहानी आती थी। R.K. नारायणन ना, K.R. नारायणन नहीं, R.K. नारायणन जी की कहानियां आया करती थी मालगुडी डेज, और उसका शुरुआत में गांव का जो कार्टूनी दृश्य दिखाई देता था वो इन्हीं कलाकारों के द्वारा प्रेरित था। इन कौन है कलाकार? तो इनका नाम है R.K. लक्ष्मण, दोनों R.K. हैं। मैं दोनों चीजें आपको बता दिया। और इनके प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर का नाम था द कॉमन मैन, यानी आम आदमी। यही है आम आदमी का चेहरा, देख लीजिए, यही हो जाना है।
यही नियति है। बट इंडियन न्यूज़पेपर्स का द फर्स्ट कार्टून कैरेक्टर जो कि ग्लोबल हुआ, द कॉमन मैन, आर.के. लक्ष्मण। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्षता किए। कहाँ बैठक हुई, एक प्रश्न बनेगा, उसका उत्तर है कोरबा जिला। अब आते हैं कि कितनी ऐसी हमारे पास परिषद है। हमारे पास 3 है, एक सरगुजा की है, एक बस्तर की है। मध्य क्षेत्र के लिए नहीं थी, इसलिए इसको गठित किया गया है। ये पहली बैठक है, इसलिए मध्य क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरण की ओवरऑल पहली बैठक थी, कोरबा में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री खुद बैठे, कलेक्टर हॉल जो है वहां आयोजित हुई। तो जगह तो नहीं पूछेगा, जिला पूछेगा, पर कुछ अनाउंसमेंट हुई और वो अनाउंसमेंट हमारे काम की है। जैसे मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट जो कि 50 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 75 करोड़ 75 करोड़ कर दिए, पहला न्यूज। दूसरा, पीवीटीजी वर्ग के यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं, उनके खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीवीटीजी में जो आते हैं हमारे, है ना, तो पीवीटीजी में आपको पता ही है ना, अबुझमाड़िया जो कि ये मध्य क्षेत्र में नहीं है, बैगा ये आपको मिल जाएंगे, बिरहोर ये आपको मिल जाएंगे, कमार और क्या है, पहाड़ी कोरवा, इतने सारे। तो इनमें से आप बिरहोर लोगों के लिए, कमार लोगों के लिए इस क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए देख रहे हैं। बाकी अबुझमाड़िया वाला क्षेत्र जो है, पहाड़ी कोरवा वाला क्षेत्र, ये सरगुजा में चला जा रहा है। बैगा वाला क्षेत्र जो है वो इसमें कवर हो सकता है। मेनली बिरहोर और कमार के लिए अनाउंस हुई है, ध्यान रख सकते हैं। और देखते हैं और क्या है। आवासीय विद्यालय भी बनाया जाएगा विद्यार्थियों के लिए, उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, आदिवासी बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए भी। और एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ये राज्य का पहला एक्वा पार्क है। कहाँ बन रहा है, कैचमेंट एरिया यानी जल भराव एरिया जो है हसदेव बांगो बांध का डुबान क्षेत्र, वहां पर राज्य का पहला एक्वा पार्क बनेगा। 37 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। आइए अगले न्यूज पर आते हैं। रेलवे स्टेशन पर अब प्रीमियम ब्रांड की दुकानें, ये एक नया पहल है। अक्सर रेलवे स्टेशन पर आपको लोकल वेंडर्स दिखाई दे जाते हैं, बट जो बड़े ब्रांड है वो आपको नहीं मिल पाते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो एक पूरा माहौल बना रहता है, बस उसी तरह से रायपुर मंडल ने तय किया है कि रायपुर मंडल के स्टेशनों पर ब्रांडेड जो दुकानें हैं वो मौजूद होंगी। सभी तरह के बड़े ब्रांड, वीआईपी, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, क्योंकि बैग्स वगैरह बहुत शॉपिंग कर रहे होते हैं लोग उस जगह पे। उसके अलावा परिधान ब्रांड भी होंगे, बीवा, एडिडास, नाइकी जैसे ग्लोबल ब्रांड जो है वो वहां मौजूद होंगे। और लोकल ब्रांड भी जो है आपके स्थानीय उत्पाद वो भी मौजूद होंगे। हस्तशिल्प, लोक शिल्प जो है वो भी वहां पर मौजूद होगा। कौन कौन से स्टेशन में शुरुआत की जा रही है, तो रायपुर, दुर्ग, भाटापारा और भिलाई पावर हाउस, इन स्टेशनों का चयन किया गया है रायपुर मंडल के भीतर, जहां ब्रांडेड प्रीमियम दुकानें स्थापित की जाएंगी। आइए अब देखते हैं। छत्तीसगढ़ की अलसी परियोजना को सम्मान मिला है, AICRP अवार्ड। AICRP अवार्ड ये हमको प्राप्त हुआ है। इसको डिटेल करें तो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना अवार्ड, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना अवार्ड रांची में हुए एक सम्मेलन में दिया गया। अब सवाल यह है कि अलसी क्या है। अलसी हमारे यहाँ का परंपरागत तिलहन है, वो तिलहन जो कि आपके वेट लॉस के लिए जरूरी है, जिसमें ओमेगा 3 कैटेगरी का आपको नॉन फैटी एसिड मिलता है, वही जो मछली के तेल में मिलता है, यानी मोटापा घटाने में कारगर। प्लस इससे लिनन वाले क्लॉथ भी बन सकते हैं इसके रेसे से, जो इसके पौधे होते हैं उसके रेसे से, वो उसके लिए भी उपयोगी है। इसका अनुसंधान कर रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर है। उसने एक अलसी परियोजना चलाई थी जो देश में सबसे बेहतर परियोजना बन के उभरी, और इसके लिए AICRP अवार्ड हमें प्राप्त हुआ। ये इस तरह का होता है अलसी का, देख लेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगले न्यूज पे हमारे पास है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना लॉन्च कर दी गई। हालांकि इसकी घोषणा श्रम मंत्री महोदय लखनलाल देवांगन जी पहले कर दिए थे, पर ऑफिशियल इसकी लॉन्चिंग जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के हाथ हुई। 9 सितंबर साल 2025 ऑफिशियली इसके प्रारंभ होने की तिथि। कई चीजें पूछ सकता है इससे कि इसका संचालन कौन करेगा, पहला प्रश्न। तो इसका संचालन करने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की है। दूसरा, ये योजना किसके लिए है,
किन लोगों के लिए, टारगेट कौन है? तो इसमें है निर्माण जो श्रमिक है हमारे, वो भी पंजीकृत, गैर पंजीकृत नहीं। निर्माण मंडल या सन्निर्माण मंडल जिसको कहते हैं, उसमें पंजीकृत श्रमिकों के एक घर के अधिकतम 2 बच्चों के लिए। ये भी क्लियर? अच्छा, क्या मिलेगी शिक्षा? 6वीं कक्षा से 12वीं तक की शिक्षा का खर्च शासन उठाएगा। कहां मिलेगी शिक्षा? निजी आवासीय विद्यालयों में। कैसे? तो अगर आपने 5वीं में 85% या उससे अधिक अंक पाया है तो आप फॉर्म भरेंगे और फिर चुने हुए 200 छात्रों को, इस सत्र के लिए तो 100 ही चुने जा रहे हैं, आने वाले समय से 200, चुने हुए 200 छात्रों को ये लाभ मिल पाएगा। मैं बताया ना, एक परिवार से अधिकतम 2 ही हो सकते हैं। तो 200 छात्रों के लिए 6वीं से 12वीं तक की श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में, अभी 14 निजी विद्यालय जो है इसके लिए चुने गए हैं, इनका पूरा खर्च शासन उठाएगी शिक्षण का। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो शिक्षा का अधिकार योजना चलता है, राइट टू एजुकेशन, उसके परे है, अलग से योजना है। संचालन श्रम विभाग करेगा, ये ध्यान रखिएगा, फंस जाएंगे यहाँ पे नहीं तो। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला रहेगा। सौर ऊर्जा नीति जो है उसमें संशोधन किया गया है, अब इसे 2030 तक लागू रखने की घोषणा कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि वो जो सोलर सब्सिडी आपको मिलते रहेगी, सोलर पैनल लगवाने आदि पे, वो राज्य जारी रखेगा। 2030 तक भी आप लगवाते रहिए, वो हटा नहीं रहा है। केंद्र तो दे ही रहा है, राज्य भी घोषणा किया था, तो वो जारी रहेगा। नई औद्योगिक नीति में इसको प्राथमिक सेक्टर का दर्जा दिया जाएगा, यानी कई तरह की छूट प्राप्त करेगा। और आप देखे होंगे बहुत सारे लोकल वेंडर्स भी इसलिए हाथ आजमा रहे हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा वरिष्ठ मीडिया कर्मी जो है उनको सम्मान निधि में वृद्धि कर दी गई है, ये भी एक बड़ी घोषणा हुई। और रीता शांडिल्य जो है उनको सीजीपीएससी की नई प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, ये भी आपके लिए था। 4 बड़ी घोषणाएं हुई थी, इनमें से 3 जो जरूरी है आपके लिए यहाँ पर। फिर अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ, और उस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के भी 2 शहर अपना नाम दर्ज करा पाए। ये बड़े शहरों का था, 10 लाख से अधिक आबादी और 3 से 10 लाख की आबादी के बीच वाले। रायपुर और कोरबा इस लिस्ट में अपना जगह बना पाए। बड़े शहर है इसलिए, बाकी आप अपना शहर नहीं देख पा रहे होंगे तो चिंता मत करिएगा। जैसे इसमें देखें तो राजधानियों की सूची, देश की तमाम राजधानियों की सूची में 11वां स्थान हासिल किया है साफ हवा की दृष्टि से रायपुर ने, 11th रैंक पर है। उसके अलावा यदि हम देखें तो रायपुर बड़े शहर यानी 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले, उसमें 12वें नंबर पर है। और 3 से 10 लाख की आबादी में कोरबा ओवरऑल देश में 20वें नंबर का बड़ा शहर। तो रायपुर और कोरबा केवल बड़े शहरों की रैंकिंग में 12वें, कोरबा 3 से 10 लाख वाले में 20वें, लेकिन राजधानी, देश में जितनी राजधानियां हैं उस सूची में रायपुर का 11वां स्थान है, ये याद रखेंगे। सबसे बेहतर स्थिति पे इंदौर हमेशा की तरह टॉपर है, सबसे क्लीन एयर। फिर जबलपुर दूसरे पे है, आगरा और सूरत एक साथ तीसरा स्थान शेयर कर रहे हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, सुरंग के उस पार। ये एक नई किताब है, इस किताब के लेखक हैं परदेशी राम वर्मा जी। किताब का नाम क्या है? सुरंग के उस पार, और इसके लेखक हैं परदेशी राम वर्मा। ये आत्मकथा है परदेशी राम वर्मा जी की। इसको लॉन्च किया हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने, और वो खुद भी अपने भाषण में कह रहे थे कि वो बड़े प्रिय लेखक हैं परदेशी राम वर्मा जी। अगर आप भी इनकी रचनाएं नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़नी चाहिए। इन्हें इनके ग्रामीण परिवेश में लिखे गए लेखन के लिए छत्तीसगढ़ का प्रेमचंद कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी से तुलना की जाती है परदेशी राम वर्मा जी की। और उनकी कुछ बड़ी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं जिनको कई बार पूछ चुका है, आवा, ये पहले भी काफी बार आ चुका है। इसके अलावा दिन प्रतिनिधि पूछ चुका है, आरुख फूल काफी बार पूछ चुका है, जो कि देवदास बंजारे जी की जीवनी उन्होंने लिखी थी। प्रस्थान उनकी एक रचना है, पूछ चुका है। सूतक उनकी एक रचना है, वो भी पूछ चुका है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, उनकी अतिरिक्त रचनाएं भी याद होनी जरूरी है। आवा, आरुख फूल तो कईयों बार आया है, और अब उनका अपना आत्मकथा है सुरंग के उस पार। आइए, एसडीजी राज्य और जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 जारी कर दिया गया। ये 2023 और 24 के बीच हुए कार्यों पर आधारित है। इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो है राज्य नीति आयोग, राज्य योजना आयोग या राज्य नीति आयोग, उसने जारी किया। सतत विकास लक्ष्य को एसडीजी रिपोर्ट बोलते हैं अपन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने तय किया ना, उस पर आधारित है। इसमें राज्य का कंपोजिट स्कोर जो है 2023 के लिए 69 रहा,
ये भी पूछ सकता है कितना स्कोर हासिल हुआ। और छत्तीसगढ़ के 28 जिले फ्रंट रनर रहे, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, उसमें फ्रंट रनर रहे, और कुछ जो जिले हैं वो परफॉर्मर श्रेणी में रहे, वो 5 है। तो 5 जिले परफॉर्मर और 28 फ्रंट रनर रहे, यानी सब बेहतर कार्य कर रहे हैं। जो लगातार बेहतर कार्य कर रहा है अचीवर कैटेगरी में, वो हमारा धमतरी है, सबसे बेहतर कार्य करके जो दिखा रहा है। राज्य स्तर पर 16 एसडीजी गोल्स जो है, ऐसे तो 17 है टोटल, एसडीजी 16 जो गोल्स हैं वो हमारे यहाँ देखे जाते हैं, और 275 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितने संकेतकों पर आधारित है एसडीजी गोल, तो 275, 16 एसडीजी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, टोटल 17 होता है, यहाँ पर एसडीजी लक्ष्य के साथ अपन 16 ठो लेकर के चल रहे हैं, वो भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देखिए 17 टोटल है, उसमें हम 16 लेकर के चल रहे हैं। पूछ देता है, फंसना नहीं है इसमें, आसान प्रश्न को कठिन बना करके गलत नहीं करके आना है। और धमतरी लगातार अचीवर बना हुआ है, और 28 फ्रंट रनर है, 5 परफॉर्मर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, कंपोजिट स्कोर पूछेगा तो 69 याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके लिए छत्तीसगढ़ के समाचार। आई होप लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन इंफॉर्मेटिव था और आपके लिए जरूरी भी था। तो आप यदि इसको सुन रहे हैं लगातार और आपको लाभ हो रहा है, तो इस लाभ को दूसरों तक भी पहुंचाने में मदद करें। शेयर का एक बटन होता है, वो दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।